नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के उस विशाल और बेहद गतिशील क्लाइमेट सिस्टम की, जो पूरे देश की धड़कन है। जी हां, हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इंडियन मॉनसून के रहस्यों को डीकोड करने जा रहे हैं। अब जरा इस अद्भुत विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में सोचिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी रिकॉर्ड की जाए और उसी समय वहां सबसे सूखे मरुस्थल भी मौजूद हों? है ना कमाल की बात। चलिए इसे समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मौसम और जलवायु के फर्क से, फिर समझेंगे भारत का क्लाइमेट इंजन, इसके बाद गर्मियों के मानसून की एंट्री, सर्दियों में लौटता हुआ मानसून और आखिर में विंटर रेन। सेक्शन 1, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। सबसे पहले आइए उस बुनियादी अंतर को साफ कर लें जिसे लोग अक्सर एक ही समझ बैठते हैं। देखिए, मौसम या वेदर ना एक बहुत ही छोटी और टेम्परेरी सी स्थिति है, जैसे अभी धूप है और अचानक बारिश हो जाए। लेकिन जब हम क्लाइमेट या जलवायु की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी बड़े इलाके के मौसम का कम से कम 30 सालों का एवरेज। इसके लिए लंबे समय का डेटा देखना पड़ता है। सोर्सेज में इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया गया है। मान लीजिए मौसम किसी टीचर के एक दिन के अचानक आए गुस्से की तरह है, लेकिन जलवायु उस टीचर का पूरे सेमेस्टर का असली स्वभाव है, जिससे पता चलता है कि वो सच में सख्त हैं या फिर नम्र। सेक्शन 2, भारत का जलवायु इंजन। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे सोर्सेज भारत के लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न को कैसे डिफाइन करते हैं। भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि कर्क रेखा देश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और ये जो शब्द है ना मॉनसून, ये दरअसल अरबी शब्द मौसम से निकला है। इसका सीधा सा मतलब है सीजन के हिसाब से हवाओं की दिशा का पूरी तरह पलट जाना। वैसे आपको बता दें कि इसका सबसे पहला जिक्र अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। तो यहाँ असल में काम करता है थर्मल थियरी या तापीय सिद्धांत। होता क्या है कि गर्मियों में जमीन भट्ठी की तरह गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां बन जाता है एक बहुत बड़ा लो प्रेशर का खालीपन। बस फिर क्या, इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर की तरफ से भारी नमी वाली ठंडी हवाएं जमीन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती हैं। पर यहां एक कैच है, ये समुद्री हवाएं बिल्कुल सीधे नहीं आती, बल्कि हमेशा दक्षिण पश्चिम से ही टकराती हैं। क्यों? इसका जवाब है फेरेल का नियम। पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ जाती हैं। इसलिए मानसून सीधे जाने के बजाय मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। सेक्शन 3, द समर मॉनसून अराइवल। हमने फिजिकल लॉस तो समझ लिए, अब चलिए असल में इन बारिश के बादलों को ट्रैक करते हैं। जून के पहले हफ्ते में जब ये मॉनसून केरल के तट से टकराता है तो हमारा जमीनी हिस्सा इसे 2 विशाल शाखाओं में बांट देता है। पहली है अरब सागर की शाखा, जो पश्चिमी घाट से टकराकर मध्य भारत में जाती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो उत्तर पूर्व और गंगा के मैदानों की तरफ तेजी से निकल जाती है। अब यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। जब अरब सागर की शाखा केरल को पूरी तरह भिगो रही होती है, तो ठीक उसके बगल में मौजूद तमिलनाडु एकदम सूखा क्यों रह जाता है? इसका सीधा सा कारण है वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया। पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ बादलों का रास्ता रोक लेते हैं और सारी बारिश उसी तरफ हो जाती है। जब तक बादल पहाड़ों को पार करके तमिलनाडु या महाराष्ट्र के विदर्भ तक पहुंचते हैं, वो पूरी तरह सूख चुके होते हैं। थोड़ा और उत्तर की ओर चलें तो राजस्थान में एक अलग ही कहानी चल रही है। वहां अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर खड़ी है, इसलिए वो बादलों को रोक ही नहीं पाती और मानसूनी हवाएं राजस्थान को एक सूखा मरुस्थल छोड़कर सीधे आगे निकल जाती हैं। और उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा मेघालय की फनल के आकार वाली पहाड़ियों में जाके फंस जाती है। यही वजह है कि मासिनराम में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की चौंका देने वाली बारिश होती है। सेक्शन 4, लौटता हुआ शीतकालीन मॉनसून। सितंबर का महीना आते आते ये पूरा का पूरा क्लाइमेट इंजन अपना गियर बिल्कुल बदल लेता है। याद है हमने जो प्रेशर के नियम समझे थे, बिल्कुल वही नियम यहां फिर लागू होते हैं। सूरज वापस भूमध्य रेखा की तरफ जाता है तो जमीन ठंडी होने लगती है। अब जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्र के ऊपर लो प्रेशर
नतीजा, हवाएं यू टर्न लेती हैं और उत्तर पूर्व दिशा से समुंदर की तरफ वापस लौटने लगती हैं। ये लौटती हुई हवाएं कोई आम हवाएं नहीं होती। शुरुआत में सूखी होने के कारण ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर खतरनाक चक्रवात और तूफान लेकर आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो ढेर सारी फ्रेश नमी सोख लेती हैं और फिर यही हवाएं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वो भारी बारिश कराती हैं जिसे वो गर्मियों में मिस कर गया था। सेक्शन 5, सर्दियों की बारिश और फुहारें। आप सोच रहे होंगे कि मॉनसून चला गया तो बात खत्म। जी नहीं, सर्दियों और वसंत के मौसम में भी कुछ बहुत ही खास वेदर इवेंट्स होते हैं। इनमें सबसे खास है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये दरअसल भूमध्य सागर से उठने वाले विंटर तूफान हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम्स के जरिए हमारे उत्तर पश्चिम भारत तक खींचे चले आते हैं। ये दूर से आने वाले तूफान पंजाब में सर्दियों की वो अहम बारिश लाते हैं जो रबी की फसल के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है, और साथ ही हिमालय पर भारी बर्फबारी भी कराते हैं। अब अगर हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो पूरे साल की एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी नजर आती है। मार्च अप्रैल में प्री मानसून मैंगो शाज, फिर जून में केरला में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में लौटता मानसून और सर्दियों में उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ। सब कुछ एक दूसरे से कैसे परफेक्टली जुड़ा हुआ है ना? अद्भुत। और जब हम इन सोर्सेस से मिले डेटा को देखते हैं तो इस क्लाइमेट इंजन की चरम सीमाएं यानी एक्सट्रीम्स बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ मेघालय का मासिनराम है जो 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के साथ धरती की सबसे गीली जगह है, और दूसरी तरफ लेह और पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाके हैं जो 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश के साथ ठंडे या गर्म रेगिस्तान बने हुए हैं। खैर, अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो देश का 80% पानी पूरी तरह से गर्मियों में आने वाले उसी शुरुआती दक्षिण पश्चिम मानसून पर ही टिका है। बाकी 17% लौटते मानसून से और सिर्फ 3% पश्चिमी विक्षोभ से मिलता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो शुरुआती हवाएं हमारे लिए कितनी ज्यादा क्रिटिकल हैं। ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान ने हाई और लो प्रेशर के इस बेहद नाजुक बैलेंस को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया, तो क्या ये इतना विशाल और जटिल क्लाइमेट इंजन अगले 30 सालों में खुद को ढाल पाएगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।